इतना हाजी, इतना नमाजी इस कंट्री के अंदर कोई नहीं है कि जो आपको बोले कि मैंने प्रोजेक्ट रेडी कर दिया और आओ किस्तों पे ले लो। आपने किस चैनल पर या किस अखबार में कौन सी खबर चलानी है मुझे बताएं, कितने पैसे लगाने चलवाने हैं। हमारे मुल्क में इस टाइम काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इलीगल हैं और हमें नहीं लगता कि ये बगैर किसी सपोर्ट के जो है मतलब इतने लोगों से फ्रॉड करते हैं या जो इतने टाइम तक ये चल रहे होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो भी इसमें शामिल हैं, मुलव्विस होते हैं? जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज होती हैं ये खूबसूरत लड़कियों को हायर करती हैं, फ़ीमेल को हायर करती हैं और उनको शोपीस बनाकर सामने प्रेजेंट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हुज़ैफ़ा अहमद फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे देखा होगा कि एक पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया गया है और उसमें जो हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर बिलाल मिर्ज़ा साहब, वो मुख्तलिफ शख्सियात के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और उसमें वो तमाम तर क्यूरीज जो एक क्लाइंट के जहन में होती हैं और उसको इन्वेस्टमेंट करने से रोकती हैं, उन तमाम तर सवालात को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो मौजूद हैं, उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में मोर देन 20 ईयर्स सर्व किया, ना सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री में बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी अपना लोहा मनवाया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर बिलाल मिर्ज़ा साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि मिस्टर बिलाल मिर्ज़ा कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ है और अपनी जर्नी कब स्टार्ट की? ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक तो ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है कि पॉडकास्ट मैं तो करता ही था, तो आपने सिलसिला शुरू किया कि आप भी मुझे ही पकड़ के ले आएँ और सामने बिठा दें। थैंक यू सो मच इसके लिए। तो बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि तकरीबन मोर देन 20 ईयर्स मैंने जो है मीडिया इंडस्ट्री को दिए हैं, जिसमें मुख्तलिफ नामवर चैनल्स शामिल हैं, बड़े बड़े नाम शामिल हैं चैनल्स के। रेडियो इंडस्ट्री को मैंने जहाँ से मैंने आगाज़ किया था वो शामिल है। उसके अलावा बाकी जो फील्ड हैं उनमें जॉब्स वगैरह तो चलती रही हैं, लेकिन अल्लाह का करम है, मीडिया इंडस्ट्री में रहे, वहाँ पे भी लोहा मनवाया, अच्छे से काम किया, अच्छे लोग मिले, सिखाने वाले लोग मिले, सीखा बहुत कुछ, बहुत लोगों को सिखाया। और उसके बाद जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सिखाने वाले भी मिले, उनसे सीखा और स्टिल सीखने का अमल जारी है। और आगे अब बहुत सारे लोग, दोस्त भाई, बच्चे हमारे पास, लड़के लड़कियाँ हैं जिन्हें हम कोशिश करते हैं सिखाएं और उन्हें आगे लेकर जाएं। सही सही। तो ये एक छोटा सा था। तो सर, जिस तरह आपने 20 साल मीडिया इंडस्ट्री को सर्व किया, तो एक बहुत मुश्किल होता है कि आप एकदम से एक फील्ड में जिसमें आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया हो तो उस फील्ड से स्विच करके किसी और फील्ड में जाना। तो क्या मतलब ऐसी चीज़ आई जिसकी वजह से आपने मीडिया इंडस्ट्री से स्विच करके रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? देखें, हर बंदे की ख्वाहिश होती है आगे बढ़ने की। मीडिया इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें मैंने एक बड़ा नाम कमाया था, अल्लाह का शुक्र है। कराची में ज़्यादातर काम किया, इस्लामाबाद में कम किया। ओवरऑल कवरेज तो पाकिस्तान पूरे की थी, पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनली भी होती थी, लेकिन जो पाकिस्तान की कवरेज थी उसमें कराची बेस में ज़्यादा था, कराची में ज़्यादा काम करता था। एक बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ था कि मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने प्लॉट्स लिए थे कुछ यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो उन प्लॉट्स लेने के बाद ऐसा हुआ कि वो पेमेंट कर दी, काफ़ी टाइम पेमेंट होती रही। उसके बाद वो सिलसिला जिनके साथ पेमेंट के मामला थे वो लोग आगे पीछे हो गए, प्लॉट का कोई नामो निशान नहीं था। तो मैं जब कराची से मूव करके यहाँ पर आया, माइंड यही था कि मीडिया में ही काम करना है, लेकिन जब यहाँ पर आया तो मीडिया में कोई मुझे स्कोप नहीं नज़र आया यहाँ पे। तो मैंने उस पर काम स्टार्ट किया कि यार वो जो प्लॉट हमने लिए थे ज़रा उनको तो खरीदूँ, मैं चेक करूँ। जब उनकी चेकिंग शुरू की, उनको देखना शुरू किया, तो मामलात ऐसे निकल के सामने आए कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर घुसता चला गया और देखता गया कि कौन कौन लोग किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ करप्शन कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा यार मैं अकेला था ना, तो मैंने एक चीज़ फेस की। ऐसे बहुत सारे बेशुमार लोग हैं पूरे पाकिस्तान के अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट उनकी डूब जाती है। तो उस चीज़ को ऐसा बनाया जाए कि लोगों के सामने लाया जाए कि वो तमाम तरह मामलात जो उनके सामने थे जिसमें उनको डूबने का खतरा होता है उसको दूर किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। ख़त्म नहीं कर सकते आप, मिनिमाइज़ किया जाए और लोग आसानी से इन्वेस्टमेंट करें। जो रियल फेस हैं, अच्छे रियलेटर्स हैं, काम करने वाले, उनको सामने लाया जाए। जो अच्छे बिल्डर्स, डेवलपर्स हैं, काम करें, उनको सामने लाया जाए। और जो लोगों ने आपके पैसे खा के भाग जाना है उनसे लोगों को बचाया जाए, ये मकसद था। इसमें आपने एक बात की अर्निंग की, तो मीडिया इंडस्ट्री में हमारे अपने भी काफ़ी वाकिफकार हैं, तो उसमें कहा जाता है कि मीडिया इंडस्ट्री में ओवर टाइम भी करवाया जाता है और साथ अक्सर आपकी जो सैलरीज होती हैं वो भी 2-2, 3-3 महीने जो है डिले होती हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? यार ओवर टाइम जोड़ो, वहाँ तो टाइम के पैसे नहीं मिलते। अच्छा, ये हालात है कि वहाँ देखो इंडस्ट्री के अंदर चंद चेहरे हमें नजर आते हैं जो फ्रंट फेस पे बैठे हुए हैं, उनको टाइम पर पैसे मिलेंगे, सब कुछ होगा। उनमें भी समटाइम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आ जाती हैं। लेकिन जो हमारे पास सबका है ना, जो रिपोर्टर्स लाइन है, जो न्यूज़ एंकर्स की लाइन है, जो कैमरामैन्स की लाइन है, जो कॉपी पर काम कर रहे हैं, जो डेस्क पर काम कर रहे हैं, उनके हालात ये हैं कि उनकी, मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ कि 6-6 महीने आपको तनख्वाह नहीं मिलती। प्लस आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ
कि कोई मेडिकल नहीं है आपका, कोई इंश्योरेंस नहीं है आपकी फैमिली के लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, कोई फैमिली को बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं मिलती। इवन कि अगर आप सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं तो चैनल उठा के आपको बाहर फेंकता है। तो क्या जो लोग इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं अभी, वो इस फील्ड का ग्लैमर या फिर इस फील्ड के शशके देख के आते हैं इस फील्ड में? एग्जैक्टली ऐसा ही है कि देखें दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो दूर से बड़ा आपको अच्छा नजर आता है कि आप बार बार स्क्रीन पर भी आ रहे हो और आपके पास मीडिया कार्ड है, आप उस मीडिया कार्ड को मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर रहे बिल्कुल, हो बिल्कुल। पावर के तौर पर। पुलिस वालों से जान छूट गाड़ी रोक ली आपकी, बाइक रोक ली आपको, कहीं रोक लिया तो आप मीडिया कार्ड दिखा के निकल जाओगे। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, सही। बस यही शशका है जिसके बेस पे, और एक नशा ही है। कहते हैं ना कुर्सी का एक नशा होता बिल्कुल, है, तो मीडिया एक पावर है, वो पावर का नशा है। जिसको नशा लग जाता है ना, तो नशा जो है ना, फिर वो बंदा किसी भी सूरत पूरा करता है, चाहे जेब में पैसे हो ना हो, घर चल रहा हो ना चल रहा हो, तो उस नशे के चक्कर में इंसान अपने आप को खराब करता है। सही। अच्छा सर, आज की जो इस पॉडकास्ट का मकसद है उसमें हम एक जो रियल एस्टेट में बंदा कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा होता है तो उसको जो डाउट्स आते हैं, कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं जो उसके माइंड में जो उसको इन्वेस्टमेंट करने से रोक रहे होते हैं, वो सब क्लियर किए जाएं। तो इसमें सबसे पहले तो हमने, अगर आज से 6 से 7 साल पहले मूव कर जाएं हम लोग, तो हमने 6 से 7 साल पहले हम देखते थे कि हमें जगह जगह प्रॉपर्टी डीलर्स के जो दुकानें जो किसी ने ली हुई है और हर बंदे ने अपनी एक अलग दुकान बनाई हुई है, बिल्कुल। तो उसमें यह है कि लेकिन अब देखा जाए तो हमें जगह जगह मार्केटिंग कंपनीज नजर आती है। तो क्या ये उसी की मॉडर्नाइज्ड फॉर्म है या फिर ये अलग है और वो अलग है? ठीक है, दोनों में कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, सवाल बड़ा अच्छा है आपका। ये जो मार्केटिंग कंपनीज आई हैं, बेसिकली मार्केटिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट में आप जाए ना, तो मार्केटिंग कंपनी एक स्पेशल रियल एस्टेट का काम नहीं करती। मार्केटिंग कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकती है। तो इसी तरीके से जो मार्केटिंग कंपनीज आई, उन्होंने देखा कि जो मार्केट के अंदर बिल्डर्स, डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जो सोसाइटीज लेकर आ रहे हैं, डेफिनेटली वो मार्केट होंगी तो बिकेंगी। तो उसको थोड़ा सा मॉडर्न किया गया। मॉडर्न करने के बाद एक पूरा प्रॉपर इसका समझ लेआउट बनाया गया कि किस तरीके से काम हो सकता है। जब उस पूरे प्लान को तैयार किया गया तो वो एक जो रिवायती सिस्टम चलता आ रहा था कि आप एक दुकान के अंदर बैठे हैं, वहाँ पे आपके पूरा दिन दोस्त यार भी बैठे हैं, सिगरेटें चल रही हैं, कोई फैमिली वहाँ पर जाके बात करते हुए बड़ा हेजिटेट होती थी। तो मार्केटिंग कंपनी के आने से, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी के आने से ये बेनिफिट हुआ कि वो तमाम तर जो मामला था उसे ख़त्म कर दिया गया। और अब एक अच्छे तरीके से जब भी कोई फैमिलीज़ आती हैं, ईज़िली अपनी फैमिलीज़ के साथ, घर की ख़वातीन के साथ लोग विजिट कर सकते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन ही इस शोबे से वाबस्ता हो गई हैं। सही। बहुत मॉडर्न हो गया है और बहुत जदीद इसमें टेक्नोलॉजीज़ भी इस्तेमाल होने लग गई हैं। लेकिन जो इस शोबे से मुंसलिक हैं और इसमें जैसे हमारे पास रियल एस्टेट एजेंट्स आते हैं, तो लोगों के जहन में उनकी एक इमेज बनी हुई है कि जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो कमीशन माफिया होता है, कि अपनी एक बोटी के चक्कर में अगरे का पूरा हलाल कर दिया। आप भी करते हो ना ये काम? नहीं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी कोई काम तो नहीं किया। तो तमाम रियल एस्टेट एजेंट ऐसे ही कहेंगे कि हम ऐसा कोई काम नहीं करते। लेकिन इस बारे में मतलब आपकी क्या राय है, इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, ये परसेप्शन जो बना हुआ है ना, किसने बनाया ये परसेप्शन? ये लोगों के जहन में है एक चीज। कैसे आ गया? खुद ब खुद तो नहीं बिल्ड हो गया ना। ये जो परसेप्शन अगर लोगों के माइंड में बना है तो ऐसी चीज़ें हुई हैं तो बना है, खुद से नहीं बन गया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एटलीस्ट अपने इदारे के अंदर, फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, इस चीज़ को 100% कोशिश करता हूँ कि श्योर करूँ, मेक श्योर करने की ज़रूरत है बाकियों को भी, कि कहीं पे भी ऐसी चीज़ अगर आपको नज़र आए। मैंने अपने इदारे के अंदर ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि इदारे के अंदर भी कोई करप्शन करता हुआ नज़र आएगा, छोटी सी भी, तो उसको फौरी तौर पर पकड़ लिया जाता है और ऑटोमेटिक वो सर्कल में आ जाता है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। कहा जाता है कि जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, ये खूबसूरत लड़कियों को हायर करती हैं, फीमेल को हायर करती है और उनको शोपीस बनाकर सामने प्रेजेंट करती हैं, या फिर क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। ये नहीं, मुझे इसमें कितनी सदाकत इस बात का मुझे ये जवाब देना है कि जितने भी इदारों के अंदर खवातीन काम कर रही हैं तो क्या शोपीस होती हैं? लेकिन लोगों की एक मेंटेलिटी बन चुकी है अभी भी। आप ऐसा नहीं। लोगों से आप पूछे तो ये कहते किसी हैं। बड़े स्टोर पे चले जाएं, ठीक है, बिल्कुल। बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं तो वहाँ पे खवातीन जो हैं सेल्स पर्सन होती हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, दूसरे ममालिक में खवातीन सेल्स पर्सन होती हैं, तो क्या वो शोपीस है? ये हमारी साइकी होती है या हमारे अपना माइंडसेट होता है, ऐसे जैसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऐसी खवातीन मौजूद हैं जिनका चेहरा आज तक मैंने नहीं देखा। उनकी सीवी पे भी उनकी जो पिक्चर आई है या उनके आईडी कार्ड पे, वो नकाब के साथ आई हुई पिक्चर्स हैं। आईडी कार्ड पे तो गालिबन शायद फिर भी होती है, लेकिन नकाब के साथ जो पिक्चर्स हैं उनकी रखी हुई, मैंने आज तक उनके चेहरे नहीं देखे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर बनाया जाए या फिर सोचा जाए तो ये फिर अपने माइंडसेट का कसूर है इंसान के, ऐसा जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि खवातीन भी बहुत सी ऐसी हमारे माशरे में मौजूद है जिन्होंने पूरे पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई हुई है, और लिटरली मेरे पास ऐसी खवातीन मौजूद हैं जिन्होंने जस्ट मैट्रिक किया और उसके बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी पड़ गई कि मैं कह रहा हूँ कि एक मर्द से बड़ी जिम्मेदारियां
उन्होंने उठाई नहीं, अपने घर के किराए वो पे कर रही हैं, घर का राशन वो डलवा रही हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को पाल रही हैं, अपने शोहरों को, अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपने बुजुर्ग वालिदैन को पाल रही हैं, किसी मर्द से कम नहीं है। अगर इस एंगल से सोचा जाएगा तो मेरे ख्याल से प्रिस्क्रिप्शन ये टूट जाएगा, बना हुआ है लेकिन ये टूट माइंड जाएगा। बन चुका है माइंडसेट, और इसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डेफिनेटली टाइम लगेगा और इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, तब ये खत्म होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, मार्केट में एक परसेप्शन है कि रियल एस्टेट कंपनी आई, लोगों को सब्ज बाग दिखाए और उसके बाद गायब हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं, क्लाइंट बेचारा रुल जाता है, वो ढूंढता रहता है कि भाई मैंने जिस बंदे से प्लॉट लिया था वो कहाँ पे है, या जिस कंपनी से प्लॉट लिया था वो कहाँ पे है। इस बात में कितनी सदाकत है? ये होती रही हैं चीज़ें, अभी भी होती हैं। इसमें कस्टमर जो भी बंदा है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या अपना घर बनाना चाह रहा है, प्लॉट लेना चाह रहा है, उसको चाहिए कि पूरी वेरिफिकेशन करे। बिल्कुल। अब तो इतने प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, सोशल मीडिया इतना आज़ाद है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा दिमाग को हाजिर रखें, जल्दबाजी ना करें, सोचें, समझें और परखें, फिर उसके बाद किसी डिसीजन की तरफ जाएं। अकेले डिसीजन ना लें। और सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर मियाँ बीवी मशवरा कर रहे हैं, कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं बच्चों के लिए, तो आपस में डिसीजन लें। जब अपने रिश्तेदारों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा देखा गया इस इंडस्ट्री के अंदर, कहना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया कि जब रिश्तेदारों को इन्वॉल्व किया जाता है तो वो नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल वो अपनी परसेंटेज के चक्कर में, या उनको पता लगता है कि मेरे फलाना चाचू का बेटा है या मामू का बेटा है, वो थोड़ी सी पार्टी तकड़ी हो गई या बाहर से आया, पैसा आ गया ज़रा ज़्यादा उसके पास, तो यार कुछ नहीं है, उसको लाख रुपए की डज लगा भी दी तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही है। उसका वो कहता है ना अल्लाह का बड़ा सीधा है, वो वाला हिसाब है, तो उसकी कमर बहुत सीधी है। तो इसलिए है, ऐसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये हम सब फिर वही बात आ जाएगी, मिलके कर सकते हैं। और ऐसी कंपनीज मौजूद हैं। फिर मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म वो चुनें जहाँ से आपको सिक्योरिटी मिले, रजिस्टर्ड इदारे हों। सबसे मेन चीज़, अगर आपने फ्रॉड से बचना है तो जिस भी कंपनी के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, ये मेक श्योर कर लें क्या वो रजिस्टर्ड इदारा है, SECP से रजिस्टर्ड है, FBR का टैक्स पेयर है, वो लोग कितने अथेंटिक हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन क्या है, कितना उनका नाम कितना मजबूत है। अच्छा, आप लोग क्योंकि फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज जो है ये डिफरेंट सोसाइटीज़ की मार्केटिंग करता है, तो आपको नहीं लगता कि आजकल अगर हम यहाँ से अभी निकलें और 10 किलोमीटर तक ट्रैवल करें तो हमारे पास 20 सोसाइटियाँ आ जाएंगी? बिल्कुल ऐसा। 20 सोसाइटीज़ आएंगी, तो उसमें अब क्या आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी जितनी ज़्यादा सोसाइटीज़ बन चुकी हैं? मैं देखें आपको बताऊं, मैंने अभी तक जितने पॉडकास्ट किए हैं ना, उसमें मखसूस सोसाइटीज़ के पॉडकास्ट किए, और कोशिश ये की है कि उन सोसाइटीज़ के ओनर के पास जाऊँ। ठीक है, अगर मैं पॉडकास्ट के अकाउंट पे काम करना चाहूँ, अगर मैं सोशल मीडिया से अर्निंग का माइंड बनाऊँ, अभी तक मैंने सोशल मीडिया से कोई अर्निंग नहीं है, ठीक है, सोशल मीडिया से अर्निंग के माइंड से काम करना चाहूँ तो यकीन करेंगे डेली एक पॉडकास्ट, बल्कि 2-2 पॉडकास्ट दे सकता हूँ, इतने प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन उनसे नुकसान क्या होगा? मेरा शायद नुकसान नहीं होगा, मुझे शायद यूट्यूब से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, मेरे ऑफिस में भी कस्टमर बहुत ज़्यादा जो है वो फॉलो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन दी एंड नुकसान किसका होगा? पब्लिक का नुकसान होगा, कस्टमर का नुकसान होगा, उस ट्रस्ट का नुकसान होगा जो मैंने फेयर एंड रियल ने, मैंने हसनैन ने, हम लोगों ने एक टाइम लगाकर बनाया, उसका नुकसान होगा। तो उसका नुकसान मैं जो है वो बेयर नहीं कर सकता। तो बेहतर है कि थोड़ा कर लिया जाए, साफ सुथरा कर लिया जाए, और उन्हीं लोगों को बीच में इन्वॉल्व किया जाए जो ऑथेंटिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, जिनके पास मुख्तलिफ मामलात में वो क्लियर हैं और जिनके अंदर ये विल है कि हम कुछ ना कुछ पब्लिक को डिलीवर करें। इसलिए अभी तक मखसूस पॉडकास्ट हुआ और बड़े स्लो पॉडकास्ट मेरे। माजी में हमारे सामने काफ़ी ऐसे वाकयात आए कि जिन सोसाइटीज़ में कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट की थी वो सोसाइटी के ओनर्स भाग गए या वो सोसाइटी डिलीवर नहीं हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका है, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि मोस्ट ऑफ टाइम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, प्रोजेक्ट्स फ्रॉड नहीं होते, वो फ्रॉड बन जाते हैं वक्त के साथ। सही। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि कमिटमेंट की जाती है कि आप आज प्लॉट बुक करवाएं, 4 साल बाद आपको प्लॉट मिल जाएगा। ये कमिटमेंट गलत है। मैं अभी भी बताऊंगा, जितने कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, वो अपने जहन में ये बात रखें कि 4 साल में आपको प्लॉट नहीं मिलता। आपका जो पेमेंट प्लान होता है वो होता है 4 साल का। पहला पेमेंट प्लान, छोटी सी एग्जांपल है, मैं उसके ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा। पहला पेमेंट प्लान जो आपका क्लियर हो रहा है, आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट की, 20,000 रुपये महीने की या 10,000 रुपये महीने की किस्त भर रहे हैं। आपने स्टार्ट किया, आप जैसे 50 बंदे और हैं, 100 बंदे और हैं या 1000 बंदे और हैं, उन्होंने भी ये सिलसिला स्टार्ट किया है। अब प्रोजेक्ट के पास जो पैसा था, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि उनके पास ज़मीन मौजूद नहीं होती, वो ज़मीन आपके पैसे से खरीदते हैं। अब वो क्या करते हैं कि आपकी पेमेंट आना शुरू हुई, आपकी डाउन पेमेंट आई, लाख रुपए 50 बंदों की डाउन पेमेंट आ गई, 50 लाख रुपए उन्होंने वो जमा कर लिए, प्लस आपकी हर महीने किस्त आनी है। अब वो 50 लाख रुपए एक अमाउंट उन्होंने कहीं दी, कुछ ज़मीन ऐड कर ली। फॉर एग्जांपल उनके पास 200 कनाल 300 कनाल ज़मीन थी, उन्होंने उसमें 200 कनाल और ऐड कर ली, 300 कनाल और ऐड कर ली। अब वो स्टार्टिंग जो 4 साल है वो आपकी पेमेंट ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 4 साल का पेमेंट प्लान दिया है और उस जगह की ज़मीन को बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने जितनी सेल कर दी उस हिसाब से ज़मीन मौजूद होना ज़रूरी है। जिसके पास ज़मीन मौजूद है वो 4 साल तक आपकी किस्तें आएंगी तो काम करेगा। इतना हाजी, इतना नमाजी इस कंट्री के अंदर मैं आपको कहूँ कि कोई नहीं है कि जो आपको बोले कि मैंने प्रोजेक्ट रेडी कर दिया और आओ किस्तों पे ले लो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो 4 साल का पेमेंट प्लान है। आपको जो डिलीवरी मिलेगी, डिलीवरी एटलीस्ट आप 6 से 7 साल अपने माइंड में मिनिमम रखें किसी भी प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए। एक नॉर्मल घर बनाने में आपके 2-3 साल मिनिमम चले जाते हैं। ये सोसाइटीज अगर वेल सेट हों तो आपके पैसे से ये ज़मीनें क्यों खरीदें? ये वेल सेट नहीं होती, आपके पैसे से वेल सेट होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ है ना कि लोगों को कैसे पता लगेगा कि कौन सी सोसाइटी जो है वो ऐसी है कि उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए और उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी और 4 साल 5 साल बाद उसको उस पर एक अच्छा रिटर्न मिलेगा? फेयर एंड रियल बताता है ना। फेयर एंड रियल तो बिल्कुल बताता है, लेकिन अगर कोई कस्टमर फेयर एंड रियल से नहीं कनेक्ट, ठीक है, नहीं कनेक्ट तो इंशाल्लाह उसको कनेक्ट करना है, इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको तरीकेकार बता दूं, 2-4 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले कहा जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन के मामलात को क्लियर किया जाए। ठीक है, आप देखें कि उसके पास, प्रोजेक्ट के पास डॉक्यूमेंट्स कितने मौजूद हैं, कितने कनाल ज़मीन वो खरीद चुका है, प्रोजेक्ट के नाम कर चुका है या ऑनर के नाम कर चुका है, ये चीज़ देखें। इन सबसे बढ़ के एक मामला बहुत ज़्यादा देखा गया है कि एनओसी के मामले को लेकर बहुत सारे मामला आते हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं और वो फिर उसके बाद खामोश होने लग जाते हैं। एनओसी होता है लेकिन 1-2 साल बाद एनओसी कैंसिल हो गया। रीजंस क्या होते हैं कि मैं छोटी सी चीज़ इसमें ये भी क्लियर करूं कि एनओसी का जो मामला होता है उसमें कुछ बारीकियां होती हैं, तब आपको एनओसी मिलता है। एनओसी का मेन होता है, मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें ये जो प्रोजेक्ट अभी तक इन्होंने हमें जो बताया है, जिस तरीके से बनाने जा रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब वो आरडीए हो, केडीए हो, एलडीए हो, सीडीओ, वटेवर कोई भी महकमा हो, तो वो उसको एनओसी जारी कर देता है कि हाँ जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आज उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन कल जब प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ उसने बीच में कुछ ऐसी हरकत कर दी कि वो प्रोजेक्ट में उसने कमिटमेंट में नहीं थी और कमिटमेंट से आउट होकर कर दी। लाइक एक एरिया एयरपोर्ट के करीब है और वहां पर हाई राइज जो है वो मैक्सिमम आपको 12 मंजिला या 15 मंजिला अलाउ है एयरपोर्ट से इतने डिस्टेंस के बाद। लेकिन वो क्या करता है कि वहां पे 22 मंजिला इमारत खड़ी करना शुरू कर देता है। तो क्या होगा, एनओसी कैंसिल हो जाएगा कि आपने खिलाफ वर्जी की। आपने बताया था कि मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि एयरपोर्ट डिस्टर्ब ना हो, एविएशन के मामला डिस्टर्ब नहीं होंगे। साथ ही क्या होता है कि वहां पर प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट ने कहा कि हमारी जो नकासी का निज़ाम है हमारा इस तरीके से काम करेगा कि ना ये करीब से गुजरने वाली नहरें डिस्टर्ब होंगी, ना करीब मौजूद आबादी डिस्टर्ब होगी और पॉल्यूशन को कंट्रोल रखा जाएगा, पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगी। लेकिन आप क्या करते हो, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, हल्की फुल्की वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो पॉल्यूशन फैलना शुरू होती है, एनओसी कैंसिल हो जाता है। आप कमिटमेंट करते हो मैं इस एरिया में 50 प्लॉट इस साइज के बनाऊंगा, 10 प्लॉट इस साइज के बनाऊंगा, 20 प्लॉट इस साइज के बनाऊंगा। लेकिन जब आप नक्शा बना के एंड में फाइनल कर रहे हो तो लोगों को डिलीवर कर रहे होते हो, आपने देखा तो मेरे तो यार प्लॉट जो बिके थे 10 मरला के तो ज़्यादा बिके नहीं है, कनाल के तो बिके नहीं, 5 मरला के बिके हैं, तो मैं बाकियों को भी कटिंग करके 5 मरला में ले आता हूँ। उससे नुकसान क्या होता है कि आपका मैप चेंज हो गया, फिर आपका एनओसी कैंसिल। इस तरह डिफरेंट रीजंस होते हैं। एनओसी किसी भी प्रोजेक्ट के ऑथेंटिक होने की या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की मेन रीजन नहीं हो सकती। एनओसी कैंसिल हो जाते हैं। बताने का मकसद ये है, सबसे मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि उसके कनेक्टिंग एरियाज कौन से हैं, कौन से एरियाज हैं, आने वाले दिनों में कौन से रास्ते हैं जो उस एरिया को कनेक्ट करेंगे। लाइक अगर हम बात कर लेते हैं मोटरवे से कनेक्टिंग एरिया पे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है। अगर फ्यूचर आप देखेंगे तो जो कमिंग 3-4 ईयर्स हैं, एक रिंग रोड बन रहा है। अब रिंग रोड जो रास्ता इस्तेमाल कर रहा है बहरिया से इस्तेमाल होता हुआ, बीच में उसके ये अडियाला रोड भी आ रहा है, अडियाला रोड के बाद फिर चक्री को भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये फ्यूचर में प्लानिंग में है कि ये सारे इन्होंने एरिया को क्लियर करना है कि यहाँ से रास्ता बनेगा। जब ये रास्ता बनेगा तो डेफिनेटली इसके इर्द गिर्द आबादी आना शुरू होगी। तो ये एरिया फ्यूचर में रास्ता मिल गया, मोटरवे का रास्ता मौजूद है, ठीक है, रिंग रोड का रास्ता मौजूद हो जाएगा, पिंडी के नॉर्मल रास्ते सदर से जाने वाले रास्ते मौजूद हैं, अडियाला रोड के रास्ते मौजूद हैं। तो डिफरेंट एरियाज के रास्ते मौजूद हैं जो कि इस एरिया को इस्लामाबाद के एक्सटेंड होने में या रावलपिंडी के एक्सटेंड होने में मदद करेंगे। तो ये तमाम तो पॉइंट्स होते हैं जो देखे जाते हैं। प्लस ये देखा जाएगा जो बैक एंड पे काम करने वाला बंदा है उसका बैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उसने प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, अगर डिलीवर नहीं किए तो उसका अपना पर्सनल एक रिकॉर्ड क्या है, वो बंदा शख्सियत क्या है, कैसी है। इसीलिए मैं अपने पॉडकास्ट में लोगों को उन शख्सियात से मिलवाता हूँ जिनके वो प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि लोग उनसे बातचीत करके उनके साथ वक्त गुजार के उनकी बातें सुन के अंदाज़ा लगा सकें कि इसका माइंडसेट क्या है, इधर ये डिलीवर करने के मूड में भी है या नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट करें। तो ये बारीकियां होती हैं जो छोटी छोटी दिखी जाती हैं। फिर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कितना है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एरिया को लेकर। इस वक्त इस्लामाबाद के एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेस वे कुरी रोड के बाद अब जब खन्ना पुल के बाद क्रॉस करते हैं टूवर्ड अब चले जाते हैं टी चौक तक, तो ये इस एरिया के अंदर ऐसा था कि आज से 1 साल पीछे चले जाएं, यहाँ से गुजरना मुहाल होता था। और अब वहां पे इतना क्लास का रोड बना हुआ है कि सीडीए का रोड भी वैसा नहीं है। सीडीए के अंदर के रोड जो है इस्लामाबाद के अंदर के, क्या रीजन है, क्योंकि वो कनेक्टिंग एरियाज थे। साइड पे DH1, DH5, DH6, बैरिया,
आ गया फिर वो क्या नाम है इसका MR साथ में आ गया, वैसे भी गुलबर्ग DH ग्रीन। जिधर आ जाता है वहाँ पे वो रोड्स वो वगैरह तो ज़्यादा है ना, खूबसूरत आप जिस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं बात मैं नहीं जाऊंगा। सही सही टेंशन नहीं ले। अच्छा, आपने अभी गवर्नमेंट की बात की, तो जिस तरह हमारे मुल्क में इस टाइम काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इलीगल हैं, और हमें नहीं लगता कि ये बगैर किसी सपोर्ट के जो है मतलब इतने लोगों से फ्रॉड करते हैं या जो इतने टाइम तक ये चल रहे होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो भी इसमें शामिल हैं, मुलव्विस होते हैं इसमें, इनके साथ होते हैं? देखें, आपको क्या लगता है कि ईमानदारी से मैं आपसे पूछूंगा जी। कि हमारे मुल्क के अंदर जितने सरकारी इदारे हैं, आपको क्या लगता है कि सब बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं, नहीं, किसी में बिल्कुल ऐसा करप्शन नहीं नहीं है? मुझे कोई एक सरकारी इदारा ऐसा बता दें जिसमें रिश्वत के बगैर आपका काम हो सकता हो। कोई भी नहीं है ऐसा इधर। कोई है? कोई सहन में सोच लें। नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत ही रेयर केसेस में। कोई रेयर केस ही बता दें, वही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं। नहीं ना, सोचने पे मजबूर हो रहे, बिल्कुल निकल ऐसे रहे हैं। तो हर महकमे के अंदर देखिए, महकमे खराब नहीं होते, महकमों के अंदर आने वाले लोग या फिर उसके ऊपर जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, जो सियासत असरअंदाज होती है, वो उन महकमों को ख़राब करती है। तो डेफिनेटली जब लोगों के बीच में अपने मफाद जुड़ जाएंगे तो वो ख़राब होते हैं। जब आपको लालच मिलेगी कि यार फलाने इसका जो है ना टेम्परेरी NOC जारी कर दो, फलाने इसका टेम्परेरी ये मामला जारी कर दो, इससे जो है हमें ये बेनिफिट हो जाएगा, इससे हमें ये बेनिफिट हो जाएगा। जब वो लालच मिलती है और आपके बैक एंड पे ये चीज़ बन जाएगी, आपके बैक एंड पे आपकी बेगम के नाम पे ये हो जाएगा, आपके अकाउंट में ये आ जाएगा, या आपको फलाना प्लॉट आपके नाम कर दिया जाएगा, जब ये लालचें मिलती हैं इस टाइम फिर इंसान का अपना ज़मीर होता है। फिर इदारा कसूरवार नहीं होता, फिर कसूरवार वो शख्स होता है जो उस इदारे में किसी पोस्ट पर बैठा है या फिर उस इदारे के अंदर किसी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस डालकर अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करके और इस चीज़ को करप्शन की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने चूंकि आपने बताया कि आपका मीडिया इंडस्ट्री में भी आपने मोर देन 20 ईयर्स सर्व किया, तो हमने एक चीज़ देखी है कि हमारे पास जो मीडिया में जो दिखाया जाता है टीवी पे हमें, कि उसमें हमें हर चीज़ के मतलब नुकसानात, फ़ायदे वगैरह सब चीज़ों के दिखाए जा रहे होते हैं, लेकिन जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है उसके जो मतलब नुकसानात होते हैं या उसमें जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं वो कभी भी हमें मतलब नहीं देखने को मिला। तो ये क्या वजह है कि क्या ये न्यूज़ चैनल्स वाले भी इनसे पैसे लेते हैं या क्या चक्कर है, क्यों नहीं इनकी नेगेटिविटी जो होती है वो उधर दिखाई जाती है न्यूज़ चैनल्स पर? आपने किस चैनल पर या किस अखबार में कौन सी खबर चलानी है मुझे बताएं, कितने पैसे लगाने चलवा लेंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आप एग्जैक्टली देंगे ऐसा तो ही फिर है, होगा। ऐसा ही है। सही। अगर कोई देखें, आप एक नॉर्मल ऐड छोड़ें रियल एस्टेट को, आप एक ऐड की बात करें, एक क्रीम का या एक साबुन का ऐड है, एक अच्छी सी मॉडल या अच्छा सा लड़का आपने उठाना है, कोई भी लड़का लड़की जो कि सेलिब्रिटी है, जिसके ऊपर मतलब जिसको लोग पसंद करते हैं, आप उसको ले आए और उसने भी आके अपने चंद पैसों के लिए वो ऐड बना दिया। उसने आके बोला जी ये साबुन इस्तेमाल करें, आपकी स्किन, आपकी त्वचा निखर जाएगी और ये इस तरह की बातें करेगा, ये शैम्पू इस्तेमाल करें आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है उसने लाइफ में कभी उस चीज़ को छुआ भी ना हो। बिल्कुल। तो ये क्या है? ये पेड कंटेंट चल रहा है ना आपके पास। जब ये चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली गलत चीज़ें सामने आएंगी। तो आपको लगता है कि जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है इसमें ज़्यादातर अब पेड कंटेंट चलता है? अगर वो नहीं होंगे तो चैनल कैसे ऑनर जाएंगे, वो सैटेलाइट के खर्चे कैसे पूरे करेंगे। लेकिन इस दौरान मैं कहता हूँ किसी भी बंदे को काम करने के लिए ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि मैं जिस भी प्रोडक्ट को पब्लिसाइज कर रहा हूँ, किसी की मार्केट कर रहा हूँ, क्या वो चीज़ रियल है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं एक शैम्पू का एक आज ऐड कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि इससे बाल निखर जाएंगे और सिल्की होकर बड़े लंबे हो जाएंगे, पता चले मैंने एक हफ्ता यूज़ किया और मेरे तो बाल गिरना शुरू हो गए, मैं तो गंजा हो गया थोड़े दिनों में। ऐसे ही ये भी तो हो सकता है ना। तो जब आप चीज़ों को अपने अपने इंसान को अपने आप को सही करने की जरूरत है। मालिकान अपने आप को इस लेवल पर देखेंगे, यार ठीक है हमें चीज़ें दिखानी है, नोट बनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस हद तक करना है कि किसी की ज़ात का नुकसान ना हो, किसी की जान माल का नुकसान ना हो, बिल्कुल। तो फिर चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है अपने ज़मीर को मलामत क्या करना। आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हर चीज़ के, हम अभी वैसे तो रियल एस्टेट के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन हर इंडस्ट्री के हवाले से उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ पर आने चाहिए कि बिल्कुल क्लाइंट ऐसा होना उसको उससे अवेयरनेस मिले? देखें, जब आप कोशिश करते हैं, जुस्तजू होती है ना, कहते हैं ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। जब आपको जुस्तजू होगी ना, तो आप फिर जो भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे खोल रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, डायरेक्टली आपके सामने आ रही है, आप उस पर रिलाई नहीं करेंगे। आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, होमवर्क करेंगे उसका, देन उसके बाद उसमें हाथ डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल फलाना एक्टर आ रहा है और फलानी एक्ट्रेस आ रही है और जी फलाना नामी गिरामी चेहरा आ रहा है, तो आप जी बिलीव करो जी, ओके करो। तो हमें थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी चीज़ों को कुरेदने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, आप क्योंकि एक कंपनी को इस टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज़ को, तो अभी फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज़ किन प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी नाम लिया, जिसमें हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन में अगर आप जाते हैं, लेक श्योर है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, किंगडम है, सिल्वर सिटी है, अच्छा उसके बाद फैसल टाउन है, न्यू मेट्रो सिटी है, अच्छा उसके अलावा डिफरेंट हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं,
जिनमें हमारे पास जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं ये बिल्डिंग है, इसके अलावा आगे नेक्सस बिल्डिंग है हमारे पास, मरी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं हमारे पास, कुछ ऐसे हैं जो हमारे कुछ समझ लें कि जॉइंट वेंचर के तौर पर मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ हैं, अनकरीब वो भी सामने लेकर आएंगे। DHA के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बैरियर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो ये है कि वो सब वही प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने तसल्ली की है, पहले खुद पूरा होमवर्क किया है, देन फिर पब्लिक को पता है अच्छा, कि अब इन आपने पे काम जिन किया जा प्रोजेक्ट्स सकता है। का नाम लिया इनमें से क्या कहते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं मार्केट में, बट अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन अभी तक जो हम मतलब एक क्लाइंट चाहता है कि वहाँ पे कोई घर वगैरह बने हुए हो, कोई डिलीवरी वहाँ पर नहीं हुई अभी तक। ब्लू वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी, इसके अलावा हमारे पास और भी इसमें ठीक बहुत है, नाम ब्लू है। वर्ल्ड के लिए ब्लू वर्ल्ड से गिला मेरा भी है, ठीक है, मैं उनसे बिल्कुल गिला करता हूँ कि 2018 में आप लॉन्च हुए, 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, ठीक है। एक ब्लू वर्ल्ड से गिला है कि पोजीशन लोगों को हैंड ओवर करें, ठीक है, जनरल ब्लॉक के अलावा मजीद एरियाज की भी हैंड ओवर करें, ये ब्लू वर्ल्ड से गिला है। लेकिन दूसरी तरफ एक फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी एरिया के आबाद होने में टाइम लगता है। आपने एक्सपेक्टेशंस बनाई कि आपको चौथे साल के अंदर प्लॉट मिल जाएगा, इवन के कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है हम तो ये एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, यार अगर मैं फुल आपके पास आती हूँ ये बिल्कुल ऐसे सिक्योरिटी, मैं आज फुल पेमेंट कर दूँ, क्या मुझे कल कब्जा मिल जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरी है कि इंस्टॉलमेंट वाला प्रोजेक्ट है, वो टाइम लेगा, फिर उस एरिया के इर्द गिर्द आबादी नहीं है, वो फ्यूचर को देखते हुए अगर साद नज़ीर ने उस एरिया में हाथ डाला है तो उसने ये देखा है, उसकी नॉलेज में था कि यहाँ पर रिंग रोड बनना है, उसकी नॉलेज में था कि एयरपोर्ट करीब है, ठीक है, उसकी नॉलेज में था कि इर्द गिर्द की आबादी पिंडी की या इस्लामाबाद की इस तरफ बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। इन चीज़ों को लेते हुए उसने अपने माइंड में टाइम रखा कि पब्लिक से मुझे टाइम कितना मिलेगा, मैं कितना टाइम ले सकता हूं, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो उसने वो सारी चीज़ें देखते हुए देखा, और ये ऐसा ही है कि 10 से 12 साल लगेंगे, लेकिन थोड़ी सी स्पीड ब्लू वर्ल्ड को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। ब्लू वर्ल्ड कुछ चीज़ों में आकर रुका हुआ है और वो गलत है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि अभी हमारे पास मतलब काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, अगर हम अभी भी देखें श्रीनगर हाईवे पे हमारे पास काफ़ी तरफ दोनों तरफ ऐसी जगह है जहां पर सोसाइटीज़ बन सकती हैं, लेकिन इस एरिया को छोड़ के सोसाइटीज़ जो है वो अब सारी चक्री रोड की तरफ चली गई हैं। क्या आपको लगता है कि अभी इस सारे एरिया को छोड़ के चक्री रोड की तरफ जाना सही होगा? जब मैं इस्लामाबाद में आया था तो G11 जाना मुझे अजाब लगता था कि यार इतनी दूर कौन जाएगा, और फिर उससे आगे जाके मुझे आबादी नज़र नहीं आती थी। मैं एक दफ़ा मेरा जाना हो गया था G13 की तरफ, तो वहाँ पर जाने के लिए पता नहीं कितनी डस्ट और कितनी मट्टी, जिसमें कच्चे में से गुजर के मैं वहाँ पहुँचा। लेकिन अब वहाँ जाते हैं तो हमें सड़कें मिलती हैं साफ़ सुथरी बनी हुई। तो अब ये जो एरियाज़ हैं ना, ये आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देंगे, चक्री से रिलेटेड एरिया, मोटरवे से रिलेटेड एरिया। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि फ़ौरन घर बनाना है तो आप फिर करीब करीब रहें। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में चक्री रोड की एक वर्थ होगी और गेम चेंजर होगा रियल एस्टेट के लिए? रिंग रोड जो है 100% गेम चेंजर है। और उसके बाद फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम कश्मीर हाईवे की बात करते हैं, तो श्रीनगर हाईवे जिसे कहते हैं उसकी बात करते हैं, तो बहुत से लोगों का वहाँ से आना जाना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रवा से डायरेक्टली रिंग रोड को पकड़ना है, और रिंग रोड से जब आप जाएंगे टिल मोटरवे तक, वहाँ से पर आगे ठलियाँ से आप एयरपोर्ट निकलेंगे। तो आप मुझे बताएंगे जब आपको टी चौक से, ठीक है, या बहरिया से आपको डायरेक्टली रास्ता मिल रहा होगा एयरपोर्ट या उस एरिया में जाने के लिए, आप यहाँ से पहले एक्सप्रेसवे, 0 पॉइंट, फिर कश्मीर हाईवे इस्तेमाल करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। तो वो एरिया मेरे ख्याल से इससे पहले आबाद होने लग जाएंगे, जो कि G15, 16 में अभी जगह बाकी हैं। हालांकि 15 अच्छा खासा आबाद है, 16, 17 या इस एरिया की जो है ना अभी जगह बाकी हैं। तो फिर एक पैच बचेगा हमारे पास, वो जो पैच बचेगा वो ठलियाँ और चक्री का ही बचेगा, क्योंकि वहाँ से रिंग रोड निकल उसी ने आबाद होना है। तो जब उसने मैक्सिमम मेरे ख्याल से 3-4 साल है हमारे पास, एक बहुत अच्छा बूम इस पूरे एरिया को मिलेगा इंशाल्लाह। और जो कहा जाता था कि छोटे से जुड़वा शहर है, वो अब छोटे से नहीं रहे, यहाँ घूमते रहे पूरा दिन तो खत्म ही नहीं बिल्कुल होता, ऐसे ही इतने बड़े हो चुके हैं। अच्छा, अक्सर लोग ना एनओसी जो है, एनओसी को इस चीज़ के ऊपर डिफेंड करते हैं कि उस जगह पे सर आबादी भी आ गई है, तो इस वजह से मतलब सोसाइटी जो है लीगल है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि आपके एनओसी को रीज़न बना लिया जाता है कि एनओसी मौजूद है और आके इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी इस तरीके से ना जाएं, बल्कि एनओसी से हट के कुछ होमवर्क, फिर बात वहीं पर आके अटक जाती है, होमवर्क खुद करें, थोड़ा सा कुरे दें, चीज़ें निखर के सामने आ जाती हैं। अच्छा, अभी सुना है कि अब इस बात में नहीं पता कि कितनी सच्चाई है कि DHA गंधारा जो अभी आया है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं पता चल पाई, और उसमें क्या ये सच है कि उसके आने से जो बाकी सोसाइटीज़ हैं वो इफेक्ट हो रही हैं, उनका काम जो है वो रुका हुआ है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। थोड़ी देर पहले इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपने कहा था कि DHA जहाँ जाता है वहाँ तो आबादी आ ही जाती है। ऐसे ही है। जवाब आपके पास ही है। अब जब DHA 9 वहाँ पे बनने जा रहा है तो प्रोजेक्ट्स अफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि प्रोजेक्ट्स को बूम मिलेगा। सही, मुझे ऐसा लगता है।
सर सुना है फाइल्स जो है मार्केट में वो पहले आ जाती हैं, सोसाइटी बाद में लॉन्च होती है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब मैंने स्टार्ट में आपको डिटेल से बताया ये बात कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले वो 200-300 कनाल ज़मीन लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, कहता है कि अब ज़मीन मज़ीद खरीदनी है और फिर साथ साथ डेवलपमेंट भी करनी है। उस तो ये क्या पेमेंट सही के तरीका है? अरेंजमेंट के लिए वो कुछ करेगा। ये तरीका आपको लगता है कि ये सही है, या मुझे तो ये लगता है कि ये गलत तरीका है? अगर आप पहले डिलीवर करने के मूड में हो ना फिर तो ठीक है, सही, लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि बस फाइलें ही बेचनी है, हैं ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में बिल्कुल ऐसे ही। जो सिर्फ फाइलें बेचते हैं, उनका मकसद ही नहीं डिलीवर करना। एक ही 200 कनाल की जगह है जिसे बार बार रोजाना ट्रैक्टर घुमा के वो दिखाते हैं, बिल्डोजर खड़ा करके दिखाते हैं और फिर फाइल बेच देते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से वो रिसर्च वाली बात आ जाएगी, रिसर्च करें, मुतात रहें। सही। इसमें एक और चीज़ बताइएगा कि कस्टमर को ये बताना है हमें कि फाइल और प्लॉट में फ़र्क होता है, वो आप क्या बताएंगे? मुख्तलिफ वीडियोस मैंने बताई लोगों को कि फाइल और प्लॉट में फ़र्क ये होता है कि एक नॉर्मल फाइल होती है, एक मार्केट के अंदर होती है, ट्रेडिंग होती है कि आपने लाइक प्राइस बॉन्ड लिए, प्राइस बॉन्ड आपने 10 प्राइस बॉन्ड लिए मैं, और आप ये सोच रहे हैं इसमें से कोई एक निकलेगा और मेरा जैकपॉट लग जाएगा। कोई भी नहीं निकलता तो आपके सारे प्राइस बॉन्ड अपनी ओरिजिनल कीमत में पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि फाइल्स आप उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यार मार्केट में बूम आया हुआ है और इस वक्त फलां प्रोजेक्ट की जो फाइल्स है ना वो 50-50 हज़ार रुपए की मिल रही हैं, 50-60 फाइलें उठा के रख लो और आने वाले वक्त में क्या होगा, ये आपकी 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख की हो जाएंगी, 1-2 साल में आपको बूस्ट लग जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ की जो ट्रेडिंग होती है ना, इस तरह की फाइल्स की जो होती है, वो मैक्सिमम 2 से 3 दिन की होती है मार्केट में हाइप बनाने के लिए। बहुत तीर मार लो तो एक हफ्ता चली जाती हैं, उसके बाद उसने डाउन ही होना होता है। तो फाइल जो होती है वो एक अलग कॉन्सेप्ट होती है जिसमें किसी का नाम मौजूद नहीं होता, वो जस्ट ओपन, उसे ओपन फाइल कहते हैं। उसमें किसी का नाम मौजूद नहीं होता, वो सोसाइटी का एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, सोसाइटी कह रही है अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको फिल करके साइन करके हमें दे दें, हमारा और आपका एग्रीमेंट हो गया, अब हम आपको प्लॉट देंगे। आपने उसे फिल ही नहीं किया, आपने उसे साइन ही नहीं किया, उस एग्रीमेंट को फुलफिल ही नहीं किया, तो कैसे आपको प्लॉट मिलेगा? बिल्कुल। तो फाइल जो है वो जस्ट फाइल है, जब आपने उसको अपने नाम के साथ फिल करके अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया, देन वो प्लॉट की तरफ जाती है। सही। और आपने टाइमली उसकी पेमेंट्स करनी है, जो टाइम आपको बताया गया उस टाइम पे फिर आपको चीज़ें डिलीवर सही हो सही। जाती है। अच्छा, फेयर एंड रियल जो है ये किस बिहाफ पे किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग को एक्सेप्ट करता है? उनमें ऐसी क्या चीज़ें देखता है कि, और क्या चीज़ें चेक करता है कि भाई अच्छा हम इस सवाल है। प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि कल को भागने वाले लोग ना हो, बिल्कुल। और मेन चीज़ कि कल को कोई मेरे गिरबान तक इसलिए ना आए कि यार मेरे साथ कमिटमेंट क्या की गई थी और डिलीवर नहीं किया जा रहा। अगर वो हमारी कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए एग्री करते हैं, अगर वो इस चीज़ को एग्री करते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो आपको ऑन टाइम डिलीवर करेंगे, ठीक है, अगर वो एग्री करते हैं उन तमाम तर शराइत को जो किसी भी तरीके से मुझ पर या मेरे स्टाफ पर आएंगी, वो सारी बातें एग्री कर लेते हैं कि यार ठीक है आपकी गिरबान कोई नहीं पकड़ेगा, हमारी कमिटमेंट 100% पूरी होगी, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ अपने आप को सिक्योर नहीं करना, बल्कि मेरे साथ जितने लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो लोग हैं स्टार्टिंग से हैं और आज तक काम कर रहे हैं, इनमें आप खुद भी शामिल हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं और आज तक काम कर रहे हैं। और उसका रीज़न यही है कि मैं उनको सेफ साइड देता हूँ कि आपने सिक्योर होकर काम करना है और इस तरीके से काम करना है कि कल को कोई आपका गिरबान ना पड़े। सही। इसकी वजह यही है कि मैं जब उनसे तसल्ली करके आता हूँ, मैं आपको मुतमईन करता हूँ, जब आप मुतमईन होते हैं आप कस्टमर को मुतमईन रखते हैं। काफ़ी कम टाइम में फेयर एंड रियल ने काफ़ी अच्छा ग्रो अल्हम्दुलिल्लाह। किया, और मतलब हमने पिछले काफ़ी सालों से ऐसी कंपनीज को देखा है जो अभी तक मतलब इतना ग्रो नहीं कर पाई। तो क्या वजह है कि आपने भी लोगों के साथ कोई फ्रॉड वगैरह किया है? क्या वजह है कि इतना ज़्यादा ग्रो कर गए? मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ, इसकी वजह आप लोग हो, आप हो, मेरी टीम है, और उसकी कोई वजह नहीं है। सही। ये टीम ने मेरी काम किया है, टीम ने मेहनत की है, इसकी वजह से हम लोग माशाल्लाह से आज इस काबिल हुए हैं। और उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन जो आता है वो कस्टमर का ट्रस्ट आता है। कस्टमर का ट्रस्ट उसी बेस पर बन पाया कि आप लोगों ने कस्टमर के ट्रस्ट को बिल्ड किया है। तो मेरी बेसिकली सेल्स टीम जो है वो ये हमारी बैकबोन है, और सबसे बड़ा मैं क्रेडिट दूंगा इसमें छोटा भाई है मेरा हसनैन, जो CEO भी है इस इदारे का, फेयर एंड रियल का। नो डाउट उसने अपना दिन रात एक कर दिया है सेल्स टीम को बनाने में। सेल्स टीम के अंदर हमारे पास कुछ लोग हैं जिनको हसनैन ने आज, जब आए थे हमारे पास जीरो थे, बिल्कुल उन्होंने कभी इस फील्ड को सोचा भी नहीं था, ऐसे ही। उसने आज उसको उस लेवल पे खड़ा कर दिया है कि वो एक इदारा खुद चला सकते हैं। सही। उनके अंदर ऐसा, अगर मैं फेयर एंड रियल, मैं किसी परेशानी में पड़ गया हूँ, हसनैन मौजूद नहीं है, हम कहीं आगे पीछे हो गए हैं, सर पर मौजूद नहीं है, तो हमें फिक्र नहीं है। माशाल्लाह जैसे हम हैं हमें ही उन्होंने रिप्लेस किया और हमारे इदारे को इस तरीके से अपना इदारा समझ के वो चला रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़ी समझ लें खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि इतने ट्रस्ट वर्थी लोग हमें मिले, और सेल्स टीम ने फिर हमें इतना मजबूत कर दिया, और उन्हीं की बेस पे हम इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी इंशाल्लाह अनकरीब आपको नजर आएंगे। माजरत चाहूंगा कि आपका मैंने काफी टाइम ले लिया, लेकिन बस 3-4 क्वेश्चन करके इसको रैप अप अभी भी करेंगे। 3-4 बस करेंगे। थोड़े से हैं 3-4। अच्छा, ये जो है क्या कहते हैं, क्या मीडिया इंडस्ट्री में आपका दोबारा इन होने का कोई प्लान है? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। देखें, मुझे आज अगर मैं बोलता हूँ, बात करता हूँ,
पॉडकास्ट में बैठ के बड़े बड़े लोगों से बात कर लेता हूँ। जो कॉन्फिडेंस मुझे दिया है वो मीडिया इंडस्ट्री ने बिल्कुल दिया ऐसा ही है। मीडिया इंडस्ट्री ने बहुत सिखाया और उस काबिल किया है, तो मैं इस चीज़ को कभी छोड़ नहीं सकता। ये मेरे साथ जुड़ी है। और एक गुड न्यूज़ है, हमारे तमाम वो जो व्यूवर्स हमें यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए देख रहे होते हैं, उन तमाम तर लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि इंशाल्लाह अनकरीब हम एक चैनल लेकर आ रहे हैं, और वो चैनल है NBS के नाम से, नेक्स्ट बिग स्टोरी उसका नाम है। और इंशाल्लाह उसमें जो है आप देखेंगे कि वो तमाम तर स्टोरीज़ शामिल की जाएंगी जो किसी भी सूरत बिग हो सकती हैं, लेकिन किसी वजह से उनको बिग नहीं किया जा रहा। ये मेरा विजन भी है और एक मिशन भी इसको लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह करीब। और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इसमें मेरा साथ देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज़ का लास्ट में विजन क्या है, और आने वाले चंद साल में फेयर एंड रियल को आप कहाँ देखते हैं? फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज़ का जो विजन है वो बड़ा वाजे है, वो बड़ा क्लियर है कि वो तमाम तर लोग जिस चीज़ को मैं फेस करके इस इंडस्ट्री को छाटने निकला, वो कोई और फेस ना करे। कि मैंने फेस किया कि मेरे साथ चीट हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, वो कोई और फेस ना करे। ये विजन स्टार्टिंग डे से फेयर एंड रियल का एक विजन ये है। दूसरा विजन बहुत बड़ा ये है कि वो ख़वातीन जो घरों में मौजूद हैं और ये सोचती हैं कि अगर हम माशरे में काम करने के लिए निकलेंगी तो हमें किसी किस्म की हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा। हम अगर वेल ड्रेस्ड होके या फिर उस तरह का वेल ड्रेस, मॉडर्न ड्रेस या फिर वेस्टर्न ड्रेस पहन के निकलेंगी तो हम कामयाब हो पाएंगी, इसके बगैर कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो उन लोगों से मैं ख़वातीन से गुजारिश करूँगा, आप अपने बुरके में आएँ, अपने अबाए में आएँ, आप अपने कोट स्कार्फ में आएँ, जिस तरह आप निकल के काम करना चाहती हैं। फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है। कोई यहाँ पर आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप ऐसी दिखनी चाहिए हो, आपका पहनना ओढ़ना ऐसा होना चाहिए, आपके बाल ऐसे कटे होने चाहिए, आपके ड्रेसेस ऐसे होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, लास्ट में, अगर आपको रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड है, अगर आपको रियल एस्टेट सेक्टर में से कोई एक मसला हल करने के लिए मौका मिले, तो वो आप कौन सा मसला हल करेंगे? सवाल मुश्किल है, सोचा नहीं था कभी इस बारे में मैंने, क्योंकि ऐसा मौका मिल सकता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा मौका हल करने का कोई भी ऐसा चांस मिलता है, तो मैं सबसे पहले, जो मैंने आपको कहा, एक टास्क फोर्स बननी चाहिए जो तमाम तर करप्शन करने वाले लोगों को, लूटने वाले लोगों के खिलाफ काम करेगी। तो पूरी ईमानदारी के साथ उन लोगों को निकाल के मैं मार्केट से बाहर फेंकूंगा। जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं उनको मौका दूंगा, वो आगे आएँ। और कोशिश ये होगी कि जो कमिटमेंट की जाती है गरीबों को आसरा देके उनके जमा पूंजी निकाल ली जाती है, वो सिलसिला रोक सकूँ मैं किस तरीके से, ताकि लोगों को उनका घर, उनकी छत या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहे हैं वो सिक्योर कर सकें। अच्छा, एक लास्ट चीज़, सक्सेस का क्या सीक्रेट है, और कोई आप टिप देना चाहेंगे या कोई सजेशन जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए? अजीम बॉक्सर हैं मोहम्मद अली किले, उनकी एक बात कोट करूँगा। तो वो कहा करते थे कि स्किल्स और विल्स, इनमें क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल्स नो डाउट मैटर करते हैं आपकी कामयाबी में। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं रिंग में खड़ा होता हूँ, एक पंच मुझे पड़ता है और मैं ज़मीन पर गिरता हूँ, तो मेरी स्किल्स ख़त्म हो चुकी होती हैं। ऐसे ही मैंने जो कुछ सीखा था वो स्किल्स ने मुझे गिरा दिया नीचे। अब जब मैं वहाँ पे दोबारा उठता हूँ तो वो मेरी विल है, बिल्कुल। उस विल ने मुझे वापस उठाया। तो स्किल के साथ साथ आपके अंदर विल होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन और आपको पता है कि चीज़ों को कैसे टैकल किया जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर विल नहीं है किसी चीज़ को पाने की, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो सक्सेस होने के लिए स्किल प्लस विल ऐड कर लीजिए। स्किल और विल दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत आगे लेके जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा जी, ये हमारा एक पॉडकास्ट था मिस्टर बिलाल मिर्ज़ा साहब के साथ, और इसमें हमने वो तमाम क्वेश्चंस क्लियर करने की कोशिश की जो एक इन्वेस्टमेंट करने से बंदे को रोकता है, और साथ ही साथ जो एक रियल एस्टेट में मार्केटिंग कंपनीज का एक जो इमेज बना हुआ था उसको हमने क्लियर करने की कोशिश की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।